हेलो एंड वेलकम फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और हम कर रहे हैं साइंस का PYQ सीरीज़ और ये वीडियो है 2020 के सारे क्वेश्चंस का। मैं आपको बता दूं कि 2020 के क्वेश्चंस काफ़ी मिक्स मैच हैं। कॉन्सेप्चुअल और स्टैटिक क्वेश्चंस का मिक्स, बहुत सारा मिक्स मिलेगा आपको यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा डेटा मिलने वाला है आपको। जुड़े रहिए इसके साथ एंड डू टेल अस इन द कमेंट्स हाउ डू यू लाइक। ऑल राइट, let us see the first question first. It says, which one of the following statements for an object falling freely under the influence of gravity is correct? It is asking which of the following statement is correct. ठीक है, देखते हैं। Zero acceleration always implies zero velocity. Zero acceleration has no relation with the velocity of the object. Zero velocity at any instant necessarily means zero acceleration at that instant. And option D says acceleration is constant all throughout the free fall. चलिए ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। जीरो एक्सेलरेशन ऑलवेज इम्प्लाइज जीरो वेलोसिटी, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। गलत कैसे है मैं बताता हूँ। अगर कोई चीज़ जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, अगर वो जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो क्या होगा? वो क्या एक्सेलरेट कर रही है? नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो, उसका एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। जीरो एक्सेलरेशन हैज़ नो रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये भी नहीं है कोई, ये भी गलत ऑप्शन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ही ज़ीरो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ही ज़ीरो है, तो हमें पता है उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरीली मीन्स जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, ये भी गलत है। ये बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी ज़ीरो है उसका मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन केस है। कैसे? देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है और वो इस पॉइंट पे आके, समझ ली इस पॉइंट पे आके जहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो है, लेकिन इस पर एक्सेलरेशन कितना एक्ट हो रहा है? जी के बराबर, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन डी। ये कहता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल। जी बिल्कुल, ये सही है। जब भी फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये बोलता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स ए नेवर इंटरसेक्ट, कैन ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, कैन टर्मिनेट एट सेम पॉइंट, कैन इंटरसेक्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, ओके। अब ये आप इसमें देखिएगा कि इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे है कि पहले तो ये सेम पॉइंट पे टर्मिनेट और सेम पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं हो सकते। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है कैन इंटरसेक्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये सभी का सभी आपका ऑप्शन ए के समझने से ही क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं देखूं कि मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई मैग्नेट है और यहाँ से ये फील्ड लाइंस जा रही हैं, यहाँ से एक और फील्ड लाइन आई जो कि इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर एक ले आऊँ कंपस जो कि मुझे नॉर्थ दिखा रहा है, तो क्या यहाँ पे कंपस मुझे दो डायरेक्शंस दिखा सकता है? बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हमेशा जो भी मैग्नेटिक लाइन जाएगी वो पैरेलल जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Question number 3. Which one of the following statements regarding Fleming's rule is correct? Fleming's left-hand rule gives direction of forces on the current, a force on current carrying conductor in a magnetic field. Option B, Fleming's right-hand rule gives direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field. Option C says both the left-hand and right-hand rule can be used for finding directions of force on a current carrying conductor in a magnetic field, and Fleming's rule has nothing to do with a magnetic field. चलिए, ऑप्शन डी तो सबसे पहले हट गया।
क्योंकि ये जो रूल्स ही हैं वो किसके लिए हैं, ये हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले हट गया। बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी भी हट गया, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में से एक रूल जो है वो बताता है हमें मोशन और एक बताता है फोर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी भी हट गया, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो अगर मैं अभी देखूँ लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को, तो लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर ये तीनों आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे तो जो आपका थंब है वो बताएगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। जो आपका फोर फिंगर है वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो बताएगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये है एफ फोर्स, ये बी जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया हमारा करंट एफ बी आई। या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फादर करते हैं लोग, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को मदर और करंट को कर देते हैं चाइल्ड, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, राइट हैंड रूल को देखेंगे तो ये क्या बोलता है, सिमिलरली जो चीज़ हमने लेफ्ट हैंड से किया वो हम राइट हैंड से करेंगे। थंब, मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे, तो हमारा थंब बताएगा मोशन ऑफ द कंडक्टर, फोर फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको आप याद करने के लिए क्या रख सकते हैं, ये है मोशन एम, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, और करंट को हम किससे, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, तो ए, एम बी ए से इसको आप राइट हैंड रूल को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो क्वेश्चन 3 का आंसर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशंस हैं, लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, और राइट हैंड रूल का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट। ऑप्शन ए, ऑल द पीरियडिक मोशंस आर नेसेसरीली सिंपल हार्मोनिक। ऑप्शन बी सेज ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर नेसेसरीली पीरियडिक मोशंस। There is no correlation between the simple harmonic motion and periodicity of motion, and the relation between the simple harmonic motion and periodic motion depends upon the mass of object undergoing the motion, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक हमारा मोशन होता है पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या बोलता है, जिसमें कि टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, मोशन का टाइम पीरियड फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, कि इतने टाइम के बाद ये मोशन रिपीट होगी। जैसे कि हम बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। हमें पता है कि अर्थ 365 डेज में रिवॉल्यूशन करती है सन के अराउंड, और एक दिन में मतलब 24 आवर्स में एक रोटेशन अपना एक्सिस पे पूरा करती है, ठीक है। यह है पीरियोडिक मोशन। अब अगर हम बोलें ऐसा, इसके साथ एक और मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है पोजीशन फिक्स्ड, मतलब एक मीन पोजीशन के अराउंड चीज़ मूवमेंट करेगी, जैसे कि एक पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ तक, तो ये इसका बीच में मीन पोजीशन हो गया, इसके अराउंड इधर भी और इधर भी मोशन करेगी। या फिर अगर मैं बोलूँ आपको एक स्प्रिंग, तो ये कैसे एक ही पोजीशन पे इधर और इधर वाइब्रेट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, ये इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट अ मीन पोजीशन,
ये फ्लो चार्ट है जो कि आपकी हेल्प करेगा, आप प्लीज़ इसको जरूर बना लीजिएगा। बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट अ मीन पोजीशन, जिसमें क्या होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होता है अंडर अ रीस्टोरिंग फोर्स, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक पेंडुलम है, ठीक है, तो पेंडुलम को अगर मैं यहाँ तक खींच के लेके जाऊँगा, तो मैं अगर छोड़ रहा हूँ यहाँ से, तो क्यों वापस आ रहा है? बिकॉज ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो SHM है वो एक्चुअली में पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें क्या है कि टाइम पीरियड भी फिक्स हो गया, पोजीशन भी फिक्स्ड हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है जैसा कि अभी हमने पेंडुलम में देखा, और फोर्स जितना ज़्यादा हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा बॉडी मीन पोजीशन से दूर जाएगी, उतना ही ज़्यादा उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देखिए, ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नेसेसरीली सिंपल हार्मोनिक, नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर नेसेसरीली पीरियोडिक मोशन, हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पे देखा ये SHM मोशन है, और SHM में पीरियोडिक मोशन आता ही आता है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दे आर इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा कुछ कैमरा लगा होता है, ऐसे कैमरे लगे होते हैं रोड्स पे, जिससे कि स्पीड चेक होता है, और अगर ओवर स्पीडिंग है तो उसका चालान सीधा आपके घर पे होम डिलीवरी कर दी जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली में इस पर बहुत सारे लोगों को पता होगा, इसमें ना एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, ट्रांसमीटर वेव्स भेजेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिससे कि वेव्स टकरा करके वापस रिसीवर तक आएंगी। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि अगर जितने टाइम में ये गई उतने ही टाइम में वापस आ गई, तो इसका मतलब कि गाड़ी ठीक ठाक स्पीड पे चल रही है। ठीक है, अगर ये जितने टाइम में गई उससे स्लो आ रही है, वापस स्लो आ रही है, तो गाड़ी स्लो चल रही है। अगर ये जल्दी से आ गया, इसका मतलब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसका स्पीड फिक्स रहता है, ये एक आइडियल रहता है कि इससे ज़्यादा या इससे कम हो जाएगा तो हम ओवर स्पीडिंग या लेस स्पीडिंग को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक ओवर स्पीड का केस है, और उसमें ईजिली हम उसका चालान किसी भी गाड़ी का काट सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट पे होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास और भी कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि रामन इफेक्ट। रामन इफेक्ट का क्या क्या है एप्लीकेशन? इसका एप्लीकेशन होता है एंडोस्कोपी में, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे है इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन इफेक्ट का क्या होता है? इंडक्शन इफेक्ट एक्चुअली केमिस्ट्री में होता है। इसमें क्या होता है कि परमानेंट डाइपोल अराइज हो जाता है, परमानेंट डाइपोल। ठीक है, ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए है हमारे पास H+ और Cl-। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कंबाइन किए हुए। तो अगर यहाँ पे H है, इसका इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ये Cl है, तो ये अपनी तरफ को खींचना चाहेगा। ठीक है, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये परमानेंटली हो जाता है। ठीक है, ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है, फिर जो लास्ट है कूलम्स इफेक्ट। कूलम्स इफेक्ट का यूज़ होता है जेरोक्स मशीन में, ठीक है, या लेज़र प्रिंटर में। ठीक है, ये इसके इफेक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है, इट इज़ व्हाट? इट इज़ एक्शन रिएक्शन फोर्स या एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, इट इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो ये क्या क्या ऑप्शन है? ये पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज फोर्स नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर। ठीक है, अब ये तो
फोर्स नेवर अकर्स, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है जितना फोर्स हम इधर से लगाएंगे उतना ही फोर्स हमें वापस आता है, इधर से जो डायरेक्शन में जाएगा उधर से वापस आएगा, ठीक है। तो सिंगल फोर्स नहीं होता, हमेशा दो फोर्स होंगे, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। उसके बाद, when the earth pulls a stone downwards due to gravity, the stone exerts a force on the earth, ठीक है। अब जितना, अगेन ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जितना अर्थ लगाएगी फोर्स उतना ही स्टोन भी लगा रहा है, बट बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो वो फोर्स हमें इतना कंसिडरेबल अमाउंट में फील नहीं होता, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। देन ऑप्शन सी, देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ, ठीक है। अब ये ऑप्शन जो है इट इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज आवर आंसर। व्हाई? क्योंकि कॉज और इफेक्ट का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ अभी हुई, ठीक है, किसी चीज़ का कॉज अभी हुआ, अब उसका इफेक्ट जो होगा वो बाद में होगा, ठीक है। इफेक्ट बाद में हो रहा है थोड़ी देर के बाद, तो दैट इज नॉट द केस इन द केस ऑफ थर्ड लॉ। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साइमल्टेनियस एक्शंस हो रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन हो रहे हैं, दैट इज द रीजन कि दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज मैग्नीशियम इज यूज्ड इन, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन व्हाट? तो मैग्नीशियम का आपने देखा होगा, हम लोगों ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे स्कूल में कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते थे, मैग्नीशियम रिबन को जलाते थे तो क्या होता था, वाइट लाइट निकलती थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है इन द क्रैकर्स टू मेक अ ब्राइट वाइट लाइट, ठीक है। तो दैट इज वाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। जेमस्टोन्स तो है ही नहीं, मैग्नीशियम तो का जेमस्टोन बनता नहीं है, जेमस्टोन्स के लिए अलग अलग हमारे पास स्टोन्स आते हैं, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, रूबी एंड ऑल, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के लिए यूज़ होता है बेरियम का, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल ये हो गया हमारा ईसोफेगस एंड स्टमक एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो इसमें हमें पता है क्लोरीन का यूज़ होता है, ठीक है। दीज आर क्लोरीन टैबलेट्स, क्लियर है? आई होप दैट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पेंट, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, टर्पेंटाइन ऑयल थिनर, ये तो बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है। पेंट में हमेशा ये तो यूज़ किया हुआ, कहीं भी पेंट हो रहा है तो आपको इसकी स्मेल दूर से आ जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं एंटी स्किनिंग एजेंट, ठीक है। एंटी स्किनिंग एजेंट क्या होता है, इसमें ना ये प्रिवेंट करता है कोरोजन को, ठीक है। तो ये भी उसमें ऐड करते ही करते हैं, तो ये भी है उसका आंसर। फिर आते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड, ये भी एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब कि कोई ना कोई कलर होगा, जनरली टाइटेनियम डाइऑक्साइड का होता है वाइट पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ये भी यूज़ होता है। फिर आते हैं थायोयूरिया, थायोयूरिया का कोई भी यूज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो दैट इज़ आर आंसर। इट इज़ एक्चुअली, इसका यूज़ होता है हमारा फोटोग्राफी एंड ऑल में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप टू एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो इसको याद करने की ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अगर आपने इसको देखा होगा आपको याद होगा। चलिए देखते हैं इसमें से क्या है। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडॉन, ठीक है। तो ये कुछ सॉरी रेडियम, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि तो इसमें से कौन सा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल नॉट ट्रू, ठीक है। अब हमें पता है जो स्ट्रॉन्शियम सॉल्ट्स होते हैं ये एक्चुअली में रेड कलर के साथ जलते हैं, ठीक है। आपने, अगर आप में से किसी ने सॉल्ट एनालिसिस की होगी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, तो आपने देखा होगा स्ट्रॉन्शियम को हमें पढ़ाया जाता था कि ये क्रिम्सन रेड जलता है, क्रिम्सन रेड या फिर ब्रिक रेड,
ठीक है। इसका यूजेस भी होता है क्रैकर्स में, अगेन रेड कलर देने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं बेरियम मेटल इज़ यूज इन मेडिसिन टू एग्जामिन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ए पेशेंट बाय एक्सरे। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखे थे कि ये भी है, सही है, इसका सही यूज़ है। फिर आते हैं ग्रीन प्लांट्स नीड मैग्नीशियम इन ऑर्डर टू मेक द क्लोरोफिल दैट ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन द फोटोसिंथेसिस। दैट इज एक्चुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल कैन नॉट डू एनी फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू मेक द फोटोसिंथेसिस हैपन, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आते हैं रेड कलर ऑफ जेमस्टोन रूबी इज ड्यू टू द एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट इन इट, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि उसमें बेरिलियम नहीं होता, उसकी जगह होता है क्रोमियम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यही हमारा, हाँ अगेन ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोड्यूसेस अ रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। अब अलग अलग गैसेज में जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाता है तो अलग अलग कलर के हमें लाइट्स दिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हीलियम में आता है तो वो ऑरेंजिश कलर का होता है, ऑरेंजिश एंड पिंकिश कलर का, ठीक है। आर्गन में ये हो जाएगा वायलेट, ठीक है। एंड नियॉन में होता है रेड कलर, ठीक है। नाइट्रोजन में जल्दी से कोई कलर दिखता नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन इज व्हाट अनरिएक्टिव गैस, अ वेरी लेस रिएक्टिव गैस, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ कलर हमको दिखता नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन हमें कहाँ डालते हैं हम, बल्ब्स में, ठीक है। चलिए तो ये है हमारा आंसर नियॉन, एंड दिस इज योर टेबल जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले समझिए कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती क्यों है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर आती है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स की वजह से, ठीक है। जैसे कि अगर MgSO4 या फिर MgCl2 है, या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड है, तो इन वजह से वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसको हटाने के लिए हम करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड का यूज़, ठीक है। अब आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि एक केटायन एक्सचेंज रेजिन लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम, केटायन एक्सचेंज सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे H+ हैं, H+ हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये कैल्शियम सल्फेट या कुछ भी, सोडियम सल्फेट भी आ सकता है, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, केटायन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब कैल्शियम जो आएगा वो चेंज हो जाएगा H+ से, ठीक है। कैल्शियम वहीं रह जाएगा और H+ आगे चला जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखिए होगा, यहाँ पे H+ था, कैल्शियम आएगा यहाँ पे से और एक्सचेंज हो जाएगा, तो कैल्शियम यहाँ रह जाएगा और H+ आगे चला जाएगा, ठीक है। H+ आगे गया इधर। अब ऐसे ही होता है इधर एनायन, ठीक है। एनायन में क्या है, अब सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, और वो क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे OH- थे, OH- की जगह ये आकर के चिपक जाएंगे और OH- फ्री हो जाएंगे, फिर नीचे बचेगा OH-। तो इधर से आता है हमारे पास H+ और इधर से आता है OH- और दोनों मिलकर के बना लेते हैं वाटर। और ये जो वाटर होता है हमारा, ये होता है डीआयोनाइज्ड वाटर, ठीक है, या फिर इसको हम डीमिनरलाइज्ड वाटर भी बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। अब फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, तो ये एक ब्राउनिश हेज लग जाता है सिटीज़ में, आपने देखा होगा, ठीक है। खास करके जो दिल्ली में होंगे तो वो तो काफ़ी ज़्यादा इससे फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है। देन आते हैं VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। वोलेटाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है पैंस, मतलब पर ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्साइल
एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। इन सभी चीज़ों की बदौलत ही ये चीज़ हो सकती है जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। तो ओजोन, ऑब्वियसली ओजोन तो होता ही है, इट इज़ ऑल्सो अ पॉइजनस थिंग, एटमॉस्फेयर में मिलता है हमको, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। परऑक्साइड एसिटाइल नाइट्रेट, ये वही पैन है हमारा, ये भी नहीं है। पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये हमारा आंसर है, बिकॉज इसकी ज़रूरत, ये इसका कोई भी प्रेजेंस हमें दिखता नहीं है, ठीक है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड तो है ही, क्योंकि बिकॉज देखिए NO2 है, ठीक है, H+ गैस आ जाएगा कहाँ से, या H2 आ जाएगा कहाँ से, वाटर से, और ये दोनों रिएक्ट करके बना लेते हैं क्या, HNO3, ठीक है। एक्चुअली एसिड रेन में भी होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूकैरियोटिक क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। अब यूकैरियोटिक क्रोमैटिन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले यूकैरियोट्स क्या होते हैं। यूकैरियोट्स वो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि सेल वॉल होता है, ठीक है, ओके। देन क्रोमैटिन क्या है, ठीक है। तो क्रोमैटिन एक ऐसा लेयर है जिसमें कि DNA प्लस प्रोटीन से मिलके बना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेयर है ये है हमारा क्रोमैटिन का लेयर, ठीक है। ये फिर फॉर्म करता है, क्रोमैटिन मिलके फॉर्म करता है क्या, क्रोमोजोम्स, ठीक है। हमको पता है क्रोमोजोम्स क्या करते हैं, क्रोमोजोम्स क्या करते हैं, ये करते हैं ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। ये फंक्शंस हैं क्रोमोसोम्स के, ऑलराइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 सेज in which one of the following phylum would you place an animal with a bilaterally symmetrical triploblastic body without a true internal cavity coelom, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, अगेन डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी सिर दर्द होता है लोगों को, ठीक है, इस चैप्टर को करने में, इसके क्वेश्चंस को करने में। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए फर्स्ट देखिए, अगर हम इसको देखें, इसकी एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें हम, तो सबसे पहले है पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा क्या होता है, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विद होल्स इन इट्स बॉडी, ऑर्गेनिज्म विद होल्स इन इट्स बॉडी, ठीक है। इसकी वजह से इसका कॉमन नेम होता है स्पॉन्ज, ठीक है, इसको स्पॉन्जी बोल दिया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब ये क्या होता है, तो इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिक, पहली चीज बाइलेटरली सिमेट्रिक। बाइलेटरली सिमेट्रिक का मतलब कि इसको सिर्फ एक ही एक्सिस में हम सिमेट्रिकली काट सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे है तो इसको ऐसे ही हम काट सकते हैं, ऐसे काटेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। इसको आप रेक्टेंगल कंसीडर मत कीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं है, इस रेडियली सिमेट्रिक है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसे है मान लीजिए, तो इसको हम ऐसे ही काट सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं काट सकते, मतलब एक ही एक्सिस पे काटा जा सकता है सिमेट्री को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बाइलेटरली सिमेट्रिक, ठीक है। दूसरा होता है इसमें होता है 3 लेयर्स ऑफ सेल, जो ये इवॉल्व करते करते इसने बना लिए होते हैं 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, नो बॉडी कैविटी, या फिर जो हम अभी इसमें बात कर रहे थे कि बॉडी में होल्स होते हैं, वैसा कुछ इसमें नहीं होता, ठीक है, ओके। देन इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टेप वॉर्म और प्लेनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निडारिया, सी साइलेंट है, निडारिया। ये होता है डाइप्लोब्लास्टिक, डाइप्लोब्लास्टिक प्लस इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब इसको कहीं से भी काटें तो ये सिमेट्रिक ही दिखता है, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिक। इसका एग्जाम्पल है हमारा जेलीफिश, ठीक है। लास्ट है एनेलिडा, ठीक है। तो एनेलिडा क्या होता है, ये होते हैं
सेम प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग होती है, इसमें होता है ट्रू बॉडी कैविटी, इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा अर्थवॉर्म, ठीक है। तो अब आपके आगे सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? तो देखिए क्या बोला है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होना चाहिए, ट्रिपल ब्लास्टिक होना चाहिए और विदाउट अ ट्रू इंटरनल कैविटी, बॉडी में कोई कैविटी नहीं होना चाहिए। तो क्या इसके हिसाब से हमारा आंसर प्लेटीहेल्मिन्थेस है? बिल्कुल, इसका आंसर प्लेटीहेल्मिन्थेस है। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अच्छा ये आप उसके इस क्वेश्चन के वो हैं, देख सकते हैं आप। ये हमारा है अर्थवॉर्म हो गया, ये जेलीफिश हो गया, ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस का था प्लेनेरिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज, ठीक है। अब गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, नेजल पैसेज के थ्रू, मतलब नोज के थ्रू हमारा गैस अंदर आएगा बॉडी में, ठीक है। फिर बॉडी में आएगा तो सबसे पहले इसको मिलता है क्या, सबसे पहले मिलता है विंड पाइप, विंड पाइप जिसको कि बोलते हैं हम ट्रैकिया। ट्रैकिया कार्टिलेज मसल से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। अब ट्रैकिया जैसे जैसे आगे आएगा तो ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो अलग अलग पार्ट्स में, जिसको कि बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। फिर ब्रोंकाई, ये हो गया हमारा ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, जिसको कि हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स में आगे जाएंगे आप तो आपको मिलेंगे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या बबल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल गैस एक्सचेंज हो रहा होता है, जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में, वो कहाँ हो रहा होता है एक्चुअल में, तो वो हो रहा होता है एल्वियोलाई पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सीक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट इज, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये होता है ट्रिपल एफ हार्मोन, ठीक है। ट्रिपल एफ मीन्स फियर, फ्राइट या फ्लाइट, ठीक है। फियर नहीं, फाइट, फ्लाइट या फ्राइट, ठीक है। या तो आपको बोलेगा कि हाँ चलिए लड़ो लो या भाग लो या फिर डर जाओ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इससे ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं, दिस इज़ द फाइट, दिस इज़ द फ्लाइट एंड दिस इज़ द फ्राइट, ठीक है, जो ये डर रहा है। अब इसमें क्या क्या होता है, पीपल्स डायलेट हो जाएंगे, मतलब ओपन अप हो जाएंगे ज़्यादा, बॉडी विल गेट अलर्ट कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, ठीक है। ये पेल स्किन हो जाएगी थोड़ी सी, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है। तो कुछ लोगों को जानबूझ के भी ये चीज़ करने में मज़ा आता है, मतलब एक्चुअली में देयर इज़ अ थिंग कॉल एड्रेनलिन रश, ठीक है, विच जो कि आपको कहाँ से आता है, तो एडवेंचर से आता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इट कंट्रोल्स द हार्ट बीट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन क्या क्या करता है, तो ये डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद बोन मेंटेनेंस में भी होता है इसका। उसका आता है इंसुलिन पे। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, ठीक है। अब जो डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं फिर ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है उनको, उनकी बॉडी में, तो फिर क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। देन आते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, तो इट डेवलप्स ऑब्वियसली द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द बॉडी, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। उसके अलावा क्या करता है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट रेगुलेट्स फर्टिलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 says, in human beings, certain chemicals which cross the synapse between nerve cells are released from.
ठीक है, सबसे पहले नर्व सेल का डायग्राम देखते हैं। नर्व सेल में होता क्या क्या है देखिए, तो ये आगे इसके डेंड्राइट्स हैं, बीच का जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है, ये हमारा एक्सॉन है। अब एक्सॉन में ये कुछ ये ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखिए ये बबल लाइक स्ट्रक्चर, इसमें होते हैं हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है, एक्चुअली दे आर ए सम टाइप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा है साइनेप्स, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं हम साइनेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये केमिकल्स रिलीज होते हैं और फिर वो केमिकल्स के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन है वो भी रिलीज होगी और अगले न्यूरॉन में जाएगी, ऐसे ही फर्दर पूरी बॉडी में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो ये कहाँ से होगा, तो ये होगा एक्सॉन से, ठीक है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्चुअली वो केमिकल्स हैं और वो कहाँ हो रहे हैं, तो इसमें स्टोर है, ठीक है, एक्सॉन में स्टोर है। तो इन ह्यूमन बीइंग सर्टेन केमिकल्स विच अक्रॉस द साइनेप्स बिटवीन नर्व सेल आर रिलीज्ड फ्रॉम एक्सॉन, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन दैट इट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करते हैं ब्लड, जहाँ पे भी कोई कटवट लग जाता है, ठीक है, तो उसमें ब्लड क्लॉट सबसे पहले आकर के जो वहाँ पे कौन इकट्ठा होगा, प्लेटलेट्स इकट्ठा होगा और उसको बंद करने की कोशिश करेगा कि और आगे उससे कोई भी ब्लड लॉस ना हो बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा अब प्लेटलेट्स बनते कहाँ हैं, तो ये बनते हैं स्टेम सेल्स में। स्टेम सेल्स कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो में क्या क्या बनता है, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अच्छा उसको आते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस क्या होते हैं, तो एक्चुअली में ये ना इम्यून सेल्स होते हैं, मतलब जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये किल करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ये एनवेलप कर लेते हैं उनको, जस्ट लाइक अमीबा, ये क्या कर लेंगे उसको, अगर ऐसे ऐसे है तो अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है तो ये क्या करेंगे, इसको ऐसे एनवेलप कर लेंगे अपने अराउंड और इसको मार देंगे, ठीक है। जो काम हमारे बॉडी में WBC करता है, तो जो ये प्रोसेस ये करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस और उन सेल्स को बोलते हैं हम फैगोसाइट्स, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An electron and a photon have same de Broglie wavelength. It implies that they have the same linear momentum, energy, speed या फिर angular momentum, ठीक है। अब वेवलेंथ का निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, ठीक है। तो यहाँ पे h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, p जो है वो है हमारा लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और ये हमारा है वेवलेंथ, ठीक है। तो अब खुद से सोचिए, उसने बोला कि जो वेवलेंथ है वो सेम है और प्लैंक कांस्टेंट चेंज हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो क्या लीनियर मोमेंटम ही तो सेम होगा, है ना। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या है, दैट दे हैव द सेम लीनियर मोमेंटम। वेरी इजी क्वेश्चन। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू mv, ठीक है। इसका यूनिट निकालने जाएंगे तो m का हो गया kg, v का हो गया मीटर पर सेकेंड, तो P का यूनिट क्या हो जाता है kg मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसका डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन हो जाएगा mL/t-1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं फोर्सेस बिटवीन सेम एटम्स, ठीक है। इसका एक ऑपोजिट फोर्स होता है जो होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। अब एडहेसिव फोर्स में क्या होता है, इसका उल्टा, फोर्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स, फोर्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स, ठीक है। अब इसमें आप देखिए
तो कोहेसिव फोर्सेस में क्या होता है कि हम अपने जो भी सब्सटेंस होगा वो सिर्फ अपने एटम्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर वाटर है बस, मिल्क या मिल्क है, ऑयल है, ठीक है, तो ये सिर्फ अपने ही मॉलिक्यूल्स को या अपने ही एटम्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से ही एक फेनोमेना हम देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस सिर्फ अपने एटम्स को अपने ही एटम्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या करेगा, वो मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे कि इस केस में आप देखोगे यहाँ पे वाटर और ऑयल में अडेसिव फोर्सेस नहीं है, तो वाटर अपने सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स को इकट्ठा करेगा, ऑयल अपने को अलग इकट्ठा करेगा, तो ये अपने में अलग है और ये अपने में अलग है, ठीक है। तो इन्होंने मिनिमम एरिया अपना अपना कवर कर रखा है, दैट इज व्हाट इट इज सरफेस टेंशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कि तीनों फेजेस, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस, तीनों में ही क्या होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस होते होंगे, जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है उसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर होना चाहिए 0.006 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अगर ये हम प्रोवाइड कर पाएँ तभी हमें वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फेजेस में एक साथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी राइट आंसर। आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटेंट हीट करेस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट, ओके। अब लेटेंट हीट क्या होता है, तो लेटेंट हीट इज हिडन हीट, लेटेंट वर्ड मीन्स हिडन, ठीक है, हिडन हीट, ऑलराइट। अब इसमें होता क्या है, अगर आप देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एक बीकर में ले लिया है एक बड़ा सा आइस क्यूब, ठीक है। आपको पता है आइस क्यूब का टेम्परेचर कितना होगा, अगर ये हमने बाहर रखा है, आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर रखा है, तो अभी इसका टेम्परेचर अगर हम चेक करेंगे कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक ये पूरा का पूरा आइस क्यूब मेल्ट नहीं होता तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। तब तक उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, मतलब क्या रह रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। उसके बाद अब ये वाटर बन गया, अब इस वाटर के नीचे अगर हम इसको हीट कर दें, हीट करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट होगा। मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे था 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ से राइज होगा 100 डिग्री तक राइज हो गया, ठीक है। 100 डिग्री तक, अब 25 से लेकर के 100 तक इसका टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है पर इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, ये रहेगा क्या, लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 100 डिग्री पे ये क्या करेगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक कि ये सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ नहीं जाता, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि व्हेन स्टेट चेंजेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एंड व्हेन टेम्परेचर चेंजेस स्टेट ऑफ द मैटर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब लेटेंट हीट में क्या हो रहा है, लेटेंट हीट करेस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, जब यहाँ पे ये पिघल रहा है पानी में, पानी बन रहा है ये आइस, तो क्या हीट नहीं मिल रहा है उसको, हीट तो मिल रहा है, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे ये सॉलिड था, सॉलिड ऐसा पार्टिकल होता है और लिक्विड ऐसा पार्टिकल होता है, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ब्रेक करना पड़ेगा ना, तभी तो ये सॉलिड से लिक्विड बनेगा। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जो हीट गई वो हीट होती है हमारी लेटेंट हीट, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इट इज emission of electrons from metal surface due to electromagnetic radiation। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा, हम यहाँ पे लाइट को कंसीडर कर लेंगे, जो लाइट आती है हमारे पास। तो यहाँ से कोई भी लाइट आ रही है और ये इस पर स्ट्राइक कर रही है, उसकी वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी तब तक, जब तक कि इसका काइनेटिक एनर्जी से मैच नहीं करेगी, तब तक इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक उसका मैच नहीं कर रहे, तब तक उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है इसके फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा उस, तब तक को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जब तक कि कुछ भी असर नहीं हो रहा है मेटल सरफेस पे। ठीक है, इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी अगर जैसे ही राइज करेगा, तो उसके जैसे ही राइज करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा राइज करेगा इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, अगर तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इजेक्शन भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब ये हमारा बेसिक थोड़ा सा नॉलेज था। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस को। तो अब अगर देखें हम फर्स्ट ऑप्शन, अल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, फॉर ईच मेटल देयर इज अ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बिलो विच दिस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, अभी ये भी सही था, अभी हमने देखा। फिर एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर दैन न्यू नॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अब ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि अगर इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम दें तो अपने आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। पर ये क्या बोल रहा है कि डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है कि कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत जाएगा। और हमको नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो ये जो है हमारा वो आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन डी देख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अभी देखा था हमने यहाँ पे कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा इजेक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, अब ये आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि इसका आंसर होता है 35.5 U। ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ये दो इसके आइसोटोप्स होते हैं, एक जिसका मास 35 होता है और एक जिसका मास 37 होता है। ठीक है, तो इसका मास 35.5 कैसे आया? ठीक है, तो अगर इसको थियोरेटिकली आप देखिएगा तो इट इज़ लाइक कि ये वाला आइसोटोप 75% है, हमारे पास अवेलेबल 75% है, और जो ये है 25% अवेलेबल। ठीक है, तो इसको अब जब देखेंगे तो इसका क्या ऐसे कर लेते हैं कि 75% मतलब 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37। ठीक है, इसको जब हम ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 35.5 U। ठीक है, दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए आप कि इट इज अ कंपाउंड in which one or more carbon is replaced by any other atom। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसमें कार्बन रिप्लेस होगा किसी भी और एटम से। ठीक है, पर ये रहेगा क्या, साइक्लिक ही रहेगा, मतलब एक बंद रिंग की तरह ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सबसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर इधर अगर देखिएगा ये वाला, तो ये है हमारा पाइरिडीन, ये हमारा थायोफीन,
ठीक है, और ये हमारा फ्यूरैन, और इधर है ट्रोपोलोन। आप इन सभी में देखिए, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन होना चाहिए था एक साइक्लिक रिंग में, बट यहाँ पे कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन आ गया। इस रिंग में यहाँ पे कार्बन होना चाहिए तो इसको हटा करके सल्फर आ गया है। इसमें यहाँ कार्बन की जगह हट करके ऑक्सीजन आ गया है, बट यहाँ इस पूरे रिंग में कार्बन नहीं हटा है। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे है वो यहाँ वाले कार्बन से इसने बॉन्ड बनाया है, और यहाँ वाले ऑक्सीजन ने यहाँ वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे से कोई हटा नहीं है, कोई भी कार्बन का रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ट्रोपोलोन। ठीक है, दीज आर वन ऑफ दो स्टैटिक क्वेश्चन जिसके लिए आप को याद करना पड़ेगा, ज़्यादा थ्योरी को बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग सिलिकेट। ठीक है, अगेन इट इज एज ए साइड कि बहुत सारे स्टैटिक पार्ट में आ जाएंगे क्वेश्चन आपको। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे है सबसे पहले फेल्ड्स्पार। ठीक है, फेल्ड्स्पार क्या होता है, तो सिलिकेट इसमें भी आता है, तो इसमें क्या कैल्शियम या फिर सोडियम, ठीक है, या फिर पोटेशियम, इसके साथ मिला रहेगा एल्यूमिनियम सिलिकेट SiO3, ठीक है, या SiO8 कहीं कहीं पे आपको ये मिलेंगे। ठीक है, इसके बेसिक जनरल स्ट्रक्चर में। ठीक है, जब आप जियोलाइट को देखेंगे इसमें भी आएगा हमारा सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट आएगा। ठीक है, जब आप माइका को देखेंगे, माइका में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो उसका एक कोई जनरल फॉर्मूला लिखना बहुत मुश्किल है, बट उसमें भी आपको सिलिकेट मिलेगा ही मिलेगा। पर जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेसेसरीली फॉर्मूला है Al2H2O4। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसमें आपको कहीं भी सिलिकन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा है आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ फेल्ड्स्पार के कुछ यूजेस, तो फेल्ड्स्पार के यूजेस होते हैं ग्लास मेकिंग में। ठीक है, इसके अलावा सेरेमिक के हमारे बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम तो जियोलाइट का यूजेस करेंगे, तो इसका यूजेस होता है जियोलाइट का पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, माइका का यूज हमारा है कॉस्मेटिक्स एंड कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारा बॉक्साइट का तो बहुत सारा यूज़ है, कहाँ, एरोप्लेन इंडस्ट्री में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। ठीक है, अब ग्लूकोज जो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है वो कहाँ पे होता है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म एंड देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन था हमारा, तो मैंने आपको बताया था ये इसमें क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ है हमारा कि यहाँ पे होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कौन देखता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही देखता है। तो इसको बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, अगर आप साइटोप्लाज्म को देखोगे तो साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली द लिक्विड जिसमें कि सारा का सारा सेल ऑर्गेनेल रहता है। मतलब आप जब देखेंगे ना इसमें, तो इसमें एक लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, इधर ये साइटोप्लाज्म है, इसमें ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, तो लाइजोसोम कहाँ पे है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है पे, वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू पायरूवेट, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस सबको कंट्रोल करता है एक सेल में, तो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं क्या, कंट्रोल टावर ऑफ द सेल। ठीक है, फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है।
ठीक है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो भी हैं जो इसके निक नेम्स बोलेंगे आप या कॉमन नेम्स बोलेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म, ठीक है। अब होता क्या है फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन जब भी होगा तो इसमें क्या होगा, स्पर्म या फिर मेल गैमेट जो होगा वो फ्यूज होगा एग के साथ, ठीक है, और वो बना लेंगे क्या, फ्रूट, ठीक है। फ्रूट से पहले बनता है जाइगोट, जिसको क्या हम बोल सकते हैं वहाँ पे सीड, ठीक है। या फिर उसके बाद सीड जब डेवलप हो जाता है फ्रूट में, तो फ्रूट को हम बोल सकते हैं राइपेंड ओवरी, मतलब राइपेंड मीन्स पका हुआ, ठीक है। तो हम बोलते हैं फ्रूट हैज़ राइपेंड या राइपेंड फ्रूट, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीड एंड फ्रूट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब जो ओव्यूल है वो बन जाएगा सीड और जो ओवरी है वो बन जाएगा फ्रूट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे गया, ठीक है, इधर। तो इसके अंदर जो था वो था ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल बन गया हमारा सीड, देन उसके बाद ये ओव्यूल के बाद जो ये पूरा का पूरा ओवरी है ये बन जाएगा हमारा फ्रूट या फिर फ्लावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Glucose breaks down to CO2, H2O and energy in all organisms. Glucose break down into ethanol, CO2 and energy in our muscle cells. And glucose breaks down into CO2, H2O and energy in all aerobic tissues. And last is glucose breaks down into lactate and energy in yeast. ठीक है, this question has been repeated. ठीक है, आपको याद होगा 2021 की जो सीरीज़ की थी हमने, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके सामने है, देखिए आप इसमें से यहाँ पे क्या, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जहाँ की यीस्ट में होता है वहाँ पे क्या क्या बन रहा है, तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी इन आर मसल सेल्स, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू CO2, H2O एंड एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है, ठीक है। ये कहाँ पे, अब यीस्ट में देख लीजिए तो इसमें एथेनॉल में ब्रेक हो रहा है, तो ऐसा ये भी नहीं, गलत है। ऑप्शन सी, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू CO2, H2O एंड एनर्जी इन ऑल एरोबिक टिश्यूज, ठीक है। अगर एरोबिक में देखेंगे तो क्या हो रहा है, CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन डी इज ऑब्वियसली गलत। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टेट एंड एनर्जी इन यीस्ट, यीस्ट में तो एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत जाता है। आई होप दैट्स अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। यू कैन ऑब्वियसली सेंड अस योर डाउट्स एंड ऑब्वियसली यू कैन सेंड योर doubts in the comment sections as well. I'll try to reply and solve your doubts there also. You can join our Telegram channel for the further updates. Link is in the description. ठीक है, thank you so much. I hope you have enjoyed the session. I'll be coming back soon with the year 2019's question. Stay tuned for the same. All right, bye bye, Jai Hind.